Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन इंडियन जियोग्राफी, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट एग्जाम और पटवारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So the question number first on your screen is, where in India is the Jim Corbett National Park located? इंडिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट करती है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार. So the right answer for this question is your option A, that is उत्तराखंड. जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में लोकेट करती है. इसी के साथ अगर देखें, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, एक डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल, ठीक है जी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेट करती है. फिर देखा जाए, इट इज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क दैट वाज इस्टेब्लिश इन 1936 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क थी. और इसको तब क्या कहा जाता था? हेली नेशनल पार्क. इसको क्या कहा जाता था? हेले नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता था. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. देखिए कभी कभी वो क्या करता है एग्जामिनर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ना पूछ के वो हेली नेशनल पार्क भी पूछ सकता है एग्जामिनर. सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पहला नाम था उसको हेली नेशनल पार्क भी कहते थे. ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है. और साथ में कभी वो पूछेगा कि ये पार्क कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो 1936 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है ना. उसके बाद अगर पूछेंगे ये पार्क कितने एरिया में फैली हुई है, सो दिस पार्क ऑक्युपाई अबाउट 520 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो फैली हुई है. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. इसी के साथ अगर कुछ हम और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक उत्तराखंड के जो रिसेंट सीएम है वो कौन से, ठीक है. उत्तराखंड के जो रिसेंट सीएम है वो कौन से? उत्तराखंड के जो रिसेंट सीएम है उनका क्या नाम है? उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी. पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड के क्या हैं? सीएम है, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें गवर्नर कौन है इसके अपने उत्तराखंड के, सो उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हमारे हैं गुरमीत सिंह जो है वो उत्तराखंड के सीएम हैं, गवर्नर हैं, ठीक है जी. उसके बाद अगर हम देखें इनकी जो कैपिटल है उत्तराखंड की वो कौन सी है? देहरादून जो है इनकी, जो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून इसकी कैपिटल है. ये भी बहुत रहता है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. फिर उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट देखें, उत्तराखंड में और कौन कौन सी नेशनल पार्क है, लाइक एक तो हमारी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ गए. उसके बाद है एक हमारे पास है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है. एक कौन सी है? राजाजी नेशनल पार्क है. उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास आ जाती है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आ जाती है. उसके बाद एक हमारे पास नंदा देवी नेशनल पार्क है. नंदा देवी नेशनल पार्क है हमारे पास उत्तराखंड में. उसके बाद राजाजी भी होगी, और लाइक जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लाइक एक गंगोत्री नेशनल पार्क है शायद. गंगोत्री नेशनल पार्क है, वो भी उत्तराखंड में है. अब डिफरेंट नेशनल पार्क हैं, बहुत सारी नेशनल पार्क हैं इंडिया में. इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर भी बनाएंगे ऑन नेशनल पार्क, ठीक है ना. सो इस क्वेश्चन को इधर तक ही हम रिस्ट्रिक्ट रखते हैं. सो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वो हमारी उत्तराखंड में है. उसके बाद लाइक अगर हम देख लें डिफरेंट मतलब नेशनल पार्क हैं, तो इसके लिए हम एक लेक्चर ही रखेंगे ताकि उसमें हम सब जितने भी नेशनल पार्क हैं वो
हम सारी डिस्कस कर देंगे। सो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज, एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो इंडियन डेजर्ट का है, वो कौन सा है, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए लूनी रिवर, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी बियास। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लूनी। लूनी रिवर जो है वो इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So it is one of the largest river in the Thar desert. It is one of the largest river in the Thar desert में ये सबसे जो है लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है ना। अगर इंडियन डेजर्ट रिवर की बात करें तो रिवर लूनी जो है वो थार डेजर्ट में आता है। सो इट इज़ इन राजस्थान। ये तो एक सबसे पहले देख लें कि ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, ठीक है जी, ये राजस्थान में है, ठीक है ना। सो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, अगर लूनी रिवर की बात करें ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। सो लूनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द नागा हिल्स ऑफ, सॉरी दिस, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। सो ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, नागा हिल्स ऑफ अरावली, नागा हिल्स ऑफ अरावली से ये क्या करता है, ओरिजिनेट करता है कहाँ से, राजस्थान में से। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कुछ नर्मदा के बारे में डिस्कस कर लें। नर्मदा है जो वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। सो नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। कहाँ से ओरिजिनेट करता है, अमरकंटक प्लेट्यू से ये कौन सा जो है ओरिजिनेट करता है अमरकंटक प्लेट्यू से। सो ये जो नर्मदा है ये कहाँ से फ्लो करता है। सो जो नर्मदा है एक तो ये मध्य प्रदेश से फ्लो करता है, उसके बाद महाराष्ट्र में जाता है, ठीक है जी, महाराष्ट्र में जाता है, फिर उसके बाद गुजरात में जाता है, ठीक है जी, गुजरात में ये जाता है। और उसके बाद ये क्या करता है, जितना भी अपना रिवर फ्लो है जो अपना वो सारा डिस्चार्ज कहाँ पे करता है, वो अरेबियन सी में अपना जो सारा पानी है वो डिस्चार्ज करता है अरेबियन सी में। यहाँ ये देखें, और यहाँ से ये आता है नर्मदा मध्य प्रदेश से, और सारा जो है वो अरेबियन सी में अपना पानी जो है वो डिस्चार्ज करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ हम तापी के बारे में डिस्कस कर लें, रिवर तापी। सो रिवर जो तापी है ये इट इज़ अ रिवर बिटवीन द गोदावरी एंड नर्मदा। ये गोदावरी और नर्मदा के क्या करता है, बिटवीन चलता है, ठीक है जी। सो ये जो है ये कहाँ फ्लो करता है, ये भी महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश में जाता है, और अपना जितना भी वाटर फ्लो है वो ड्रेन करता है अरेबियन सी में। सो ये कहाँ से राइज करता है, ये सतपुरा रेंज से राइज करता है। सतपुरा रेंज जो हमारी कहाँ पे है, सतपुरा रेंज जो हमारी मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ये राइज करता है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द इन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज़ योर ऑप्शन ए, दैट इज़ लूनी रिवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द टर्म रैगूर। जो टर्म रैगूर है इज यूज फॉर, किसके लिए यूज की जाती है। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी लेटराइट सॉइल, ऑप्शन डी रेड सॉइल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ब्लैक सॉइल। जो टर्म रैगूर है वो किसके लिए यूज होती है, ब्लैक सॉइल के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रहता है। सॉरी, सो ब्लैक कॉटन सॉइल इज आल्सो नोन एज रैगूर। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। एंड दे आर जनरली फाउंड इन द लावा कवर्ड एरिया। जितने भी लावा कवर्ड एरियाज हैं, लावा कवर्ड एरियाज हैं उनमें ये पाया जाता है। लाइक महाराष्ट्र में है, उसके बाद अगर देखें सशस्त्रा में है, ठीक है ना, सशस्त्रा में है, उसके बाद कुछ नॉर्थर्न कर्नाटका का एरिया है, वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बाद अगर देखा जाए ये जो साइल है दैट इज सूटेबल फॉर द कॉटन ग्रोथ। ये जो ब्लैक साइल है ये किसके लिए सूटेबल है? ब्लैक साइल दैट इज यूज्ड फॉर दैट इज सूटेबल फॉर द फॉर ग्रोइंग कॉटन। सो ये कॉटन की ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइल रहती है हमारी ब्लैक साइल। ठीक है, क्यों रहती है? एक्चुअल ये जो साइल है दैट हैज़ अ कैपेसिटी टू होल्ड, इसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी कैपेसिटी है टू होल्ड। ये किस चीज़ को होल्ड करती है? एक तो ये इसके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है। उसके बाद ये साइल जो है ये रिच इन शायद कैल्शियम में ये रिच होती है। उसके बाद सॉरी दिस कैल्शियम कार्बोनेट में ये रिच होती है। उसके बाद इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। उसके बाद अगर देखा जाए इसके अंदर पोटैश और लाइम भी होता है। ठीक है, पोटैश एंड लाइम भी होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये क्वेश्चन पड़ता है कि ब्लैक साइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कॉटन ग्रोथ के लिए कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद कुछ और क्रॉप्स हैं जो अदर मेजर क्रॉप लाइक दैट इज़ ग्रोन ऑन द ब्लैक साइल। उसमें अगर देखें हमारे कौन कौन से आते हैं, एक तो वीट आता है हमारा। ठीक है जी, वीट आता है। उसके बाद ज्वार आता है। ठीक है जी, ज्वार आता है। उसके बाद अगर देखें हमारे पास सनफ्लावर आता है, सनफ्लावर आता है। उसके बाद मिलेट्स आते हैं। ठीक है जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद लाइक अगर हम कुछ और डिस्कस करें, अब ये कर लेते हैं रेड साइल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रेड साइल क्या है? एक्चुअल द रेड साइल इज रेड इन कलर। कभी कभी पूछते हैं ये रेड साइल है तो ये रेड कलर की क्यों है? सो द रेड साइल इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जो ये रेड कलर की साइल है ये रेड कलर की क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होती है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं कि रेड कलर की जो रेड साइल है वो रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट। उसके बाद अगर देखें ये जो रेड साइल है ये किन के लिए सूटेबल होती है ग्रोइंग के लिए? सो अगर ये देखा जाए तो एक तो हमारा जो है ये भी वीट के लिए होती है। ठीक है जी, उसके बाद राइस के लिए होती है। उसके बाद पल्सिस के लिए होती है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, कुछ लेटराइट के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, लेटराइट सेल एक्चुअल इट इज़ फाउंड इन दोज एरियाज ऑफ द कंट्रीज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है। उसके बाद अगर देखा जाए विद एन अल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड भी साथ में चलते रहते हैं। ये मेनली जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं ये वाले, यहाँ पे ये लेटराइट साइल जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जामिनेशन में ये टर्म तो काफ़ी बार पूछी गई है कि रेगुलर सेल किसके साथ एसोसिएट करती है? सो रेगुलर सेल जो है वो ब्लैक सेल के साथ एसोसिएट करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इन द सॉइल pH 10, वो कौन सी साइल है जिसकी pH जो वैल्यू है वो 10 लाई करती है? सो द ऑप्शन आर एल्कलाई साइल, सैलाइन साइल, एसिडिक साइल, न्यूट्रल साइल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज एल्कलाई। एल्कलाई साइल जो होती है वो हमारी जिसकी pH वैल्यू जो होती है वो 10 होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। if we take this alkali soil into the consideration, if the pH value of any type of the soil is 10, कोई भी साइल जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी रहती है? pH वैल्यू 10 रहती है, then the soil is considered as the alkali soil। इसको alkali soil कहते हैं। and also this alkali soil contain like sodium carbonate, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए विच काजेज द साइल टू स्वेल एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेटल, और ये सेटल होने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर देखा जाए जो हमारे पास pH स्केल होता है, हमारे पास एक pH स्केल होता है। ठीक है, अगर मेज़र करेंगे तो pH स्केल होगा। और ये जो pH स्केल है ये कहाँ से होता है? ये लाइक होता है एक स्केल होता है लाइक 0 to 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 स्केल होते हैं ये, ठीक है जी। इन 14 स्केल में अगर हम देखें हमारे पास अब एसिडिक कौन सी है। अगर कोई भी साइल जो 0 to 6 तक लाई करेगी, 0 to 6 तक लाई करेगी, तो ये जो साइल होती है, ये साइल जितनी भी होती है, ये एसिडिक साइल होती है। ये कौन सी साइल होती है? एसिडिक साइल होती है, ठीक है जी। अब जो 8 से लेके 14 तक होती है वो कौन सी होती है? 8 से लेके 14 तक जो होती है वो होती है हमारी एल्कलाइन साइल, एल्कलाइन साइल होती है। और जो 7 पे लाई करती है हमारी, उसको क्या कहते हैं? उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। ये पीएच स्केल जो होता है, द पीएच स्केल मेजर हाउ एसिडिक एन ऑब्जेक्ट इज। ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट वेरी एसिडिक आर कॉल्ड बेसिक। जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा एसिडिक नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिक कहते हैं। द स्केल हैज़ अ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 द मोस्ट एसिडिक टू 14 द मोस्ट बेसिक, जैसा कि आप इसमें ये पीएच स्केल में देख रहे हैं। और जो न्यूट्रल होते हैं, जो जितने भी न्यूट्रल्स होते हैं दे आर नाइदर एसिडिक, ना तो ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक, और ना ही ये बेसिक होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइल इज सूटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। कौन सी एक ऐसी साइल है जो कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे रेगुर साइल, रेड साइल, बांगर, खादर। तो ये क्वेश्चन अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो द ऑप्शन ए, रेगुर साइल, ठीक है जी। जो भी रेगुर साइल है, जिसको हम ब्लैक साइल भी कहते हैं, सो द रेगुर साइल और ब्लैक साइल, ब्लैक सॉइल। So the Ragur soil or a black soil is best suited for the cultivation of cotton. कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों रहती है? अभी मैंने बता दिया। लाइक जितनी भी ब्लैक साइल होती हैं वो क्या होल्ड करती हैं? होल्ड मॉइस्चर्स करती हैं, ठीक है जी। होल्ड मॉइस्चर करती हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड अ पोजेस रिच क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमस करती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक जो चाइना है हमारी, जो चाइना है, चाइना इज़ अ लीडिंग द वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन। जितनी भी कॉटन प्रोडक्शन है उसमें जो चाइना है वो लीड कर रही है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर देखें, चाइना के बाद हमारा इंडिया आ जाता है, वो जो है वो लीड कर रहा है। उसके बाद यूएसए आ जाता है, ठीक है जी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? ब्लैक इसका, सॉरी दिस कॉटन का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो प्रोड्यूस करती है कॉटन इन द वर्ल्ड, विच इज़ खरीफ फाइबर क्रॉप। और ये जो है ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ये याद रखेंगे, खरीफ क्रॉप है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो वो कहाँ पे है? सो द काजीरंगा, सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी केरला। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वो असम में है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्क इन आसाम। और आसाम की ये एक ओल्डेस्ट पार्क है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कब किया गया था। सो जो नेशनल पार्क है असम की काजीरंगा नेशनल पार्क, इट हैज़ बीन लाइक दिस डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1974 को इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और उसके बाद अगर देखा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वन हॉर्नड राइनोसिरोस के लिए फेमस है। राइनोसिरोस के लिए फेमस है, मतलब एक सींग वाला गेंडा जो है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो इट होस्ट द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट 100 राइनोसोर, और इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये वर्ल्ड यूनेस्को
है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आता है इंडिया में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो थी दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कब डिक्लेयर किया गया था? ये 1985 में ये डिक्लेयर किया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर कुछ और असम की पार्क के बारे में अगर हम डिस्कस करें, असम की कुछ और पार्क्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे एक आती है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क आ जाती है। उसके बाद नमेरी एक आता है, ठीक है जी, नमेरी नेशनल पार्क आ जाती है असम में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिब्रू सेखवा, दिब्रू सेखवा नेशनल पार्क भी असम में आती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। फिर अगर कुछ हम मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क्स को डिस्कस कर लें, अगर इसमें एक आता है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाता है कूनो नेशनल पार्क, जिसमें अभी रिसेंटली जो है वो टाइगर जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं नमीबिया से, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, इसमें। उसके बाद एक आता है पेंच टाइगर रिजर्व, ये पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा सतपुरा नेशनल पार्क भी उसी में आता है। उसके बाद पन्ना था शायद, हाँ पन्ना नेशनल पार्क, इसको एक बार दोबारा चेक कर लें। पन्ना नेशनल पार्क ये भी जो है वो सॉरी मध्य प्रदेश में आता है। फिर अगर हम कुछ डिस्कस कर लें राजस्थान की नेशनल पार्क, एक्चुअल इस पे एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, लेकिन अब कुछ रिकॉल हो रहा है तो उसको मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन या नेशनल पार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो राजस्थान में एक आती है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें एक किलोदेव नेशनल पार्क आती है, ठीक है जी, किलोला देव नेशनल पार्क आ जाती है। उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व एक यहाँ पे है, सरिस्का टाइगर रिजर्व आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द ओनली नेशनल पार्क वेयर कश्मीर स्टैग फाउंड। एक ऐसी वाहिद नेशनल पार्क कहाँ पे है जहाँ पे कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज़ कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी डचीगम नेशनल पार्क, ऑप्शन सी मानस नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी नंदा देवी नेशनल पार्क। अगर कश्मीरी स्टैग की बात की जाए जिसको हम हंगोल कहते हैं, ठीक है जी, जिसको हम हंगुल डियर कहते हैं, तो वो ऑफ कोर्स हमारे कश्मीर में पड़ेंगी। और कश्मीर में अगर देखें तो डचीगम नेशनल पार्क है। सो द ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। सो डचीगम नेशनल पार्क जो है उसमें हंगल डियर जो है वो, या जिसको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, ये कश्मीर नहीं है, कश्मीरी स्टैग है, ठीक है जी, कश्मीरी स्टैग फाउंड करते हैं, तो ये हमारी डचीगम नेशनल पार्क में है। सो अगर देखा जाए डचीगम नेशनल पार्क जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? डचीगम नेशनल पार्क ये 1981 में ये जो थी इस्टेब्लिश हुई थी, और इट इज़ फेमस फॉर द कश्मीरी स्टैग, और ये कश्मीरी स्टैग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, ये जो डचीगम नेशनल पार्क है एक्चुअल इट इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कश्मीर, 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द दिस श्रीनगर, ठीक है जी, श्रीनगर से 22 किलोमीटर जो है वो अवे है, ठीक है जी। और अगर देखा जाए द पार्क हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 141 स्क्वायर किलोमीटर है ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिस पार्क हैज़ बीन प्रोटेक्टेड सिंस, ये पार्क जो है कब से प्रोटेक्टेड की गई है? सिंस 1910 से ये पार्क जो है ये प्रोटेक्टेड की गई है। और इस पार्क का जो डचीगम नेशनल पार्क है, दिस पार्क गॉट इट्स नेम फ्रॉम द 10 विलेज। ये जो नाम है 10 विलेज से इसको नाम मिला गया है डची गाम, ठीक है जी, दैट वाज रीलोकेटेड टू दिस पार्क। ये जो है द पार्क गॉट इट्स नेम फ्रॉम द 10 विलेज डचीगम दैट वाज रीलोकेटेड टू क्रिएट दिस नेशनल पार्क। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
सो ये जो नेशनल पार्क थी, ये जो इस्टेब्लिश की गई थी उस टाइम महाराजा ने की गई थी, और इसको जो नेशनल पार्क का जो डिक्लेयर की गई थी ये 1981 में की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर कुछ और पार्क को हम डिस्कस कर लें, ठीक है जी, कुछ और पार्क को अगर हम डिस्कस कर लें, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर है तो यहाँ से तो क्वेश्चन पड़ता है कभी कभी। हमारे जितने भी ये जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन है जो तो फ़िलहाल अभी बंद पड़े हैं, ठीक है। तो उसमें एक देख लें, एक हमारे पास आता है सलीम अली नेशनल पार्क है। सो ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है इसको हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। सो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? इट वाज इस्टेब्लिश इन 1992 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये किसके नाम से पड़ी थी? एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था मिस्टर लाइक ये सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली करके कुछ नाम था, उनके नाम से ये पार्क का नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद एक और पार्क है हमारी जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है काजी नाग नेशनल पार्क। काजी नाग नेशनल पार्क ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी पूछते हैं इसमें ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। जितने भी हमारे ये जो जेके एसएसबी के कोई एग्ज़ाम चलते हैं, जो भी ये जो सीबीटी बेस है, सीबीटी बेस होते हैं, तो ये तो काफ़ी बार देखे, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें पूछते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुई है। तो इसमें 207 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये भी, और इट वाज अ प्रपोजल ऑफ दिस ट्रांसकोडाकरम पीस पार्क विद इंडिया। ये जो है ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये भी देखनी है हमारे बारामूला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये है काजीनाग नेशनल पार्क। उसके बाद एक और है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है जी, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको भी कभी कभी पूछते हैं कब इस्टेब्लिश हुई है, तो 1980 को ये इस्टेब्लिश हुई है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये क्वेश्चन आप देख लें ताकि और भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसको भी आप याद कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में आप आंसर सही से मार्क कर पाएँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज़ प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन 1980, ऑप्शन बी 1982 एंड ऑप्शन डी 1984। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 1973 को जो था टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये लॉन्च कब हुआ था? 1973 में। सो एक्चुअली द टाइगर प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड टू सेव द जितने भी रॉयल बंगाल टाइगर्स थे, उसको क्या करने उनको सेव करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट था ये लॉन्च किया गया था फॉर गेटिंग एक्सटिंक्ट। ये 1 अप्रैल 1973 को ये जो लॉन्च किया गया था, उसमें ये क्या था, जितने भी जो टाइगर्स थे उनको जो था वो सेव करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। सो टाइगर प्रोजेक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। फिर उसके बाद इसके नंबर बहुत इंक्रीज के, पहले कुछ 1200 के करीब थे, तो अब तक अगर देखें 5-6-7 हज़ार तक ये पहुंच चुके हैं, मतलब टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, ठीक है ना जी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर टाइगर प्रोजेक्ट का पूछ लेते, कभी कभी वो एलिफेंट प्रोजेक्ट का भी पूछ लेते, ठीक है जी, एलिफेंट प्रोजेक्ट। सो एलिफेंट प्रोजेक्ट जो था ये कब लॉन्च हुआ था? ये 1992 में ये जो था लॉन्च हुआ था, टू असर्ट स्टेट हैविंग वाइल्ड एनिमल टू इंश्योर द लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ देयर आइडेंटिफाइबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, जितने भी हमारे नेचुरल हैबिटाट में थे। तो अभी तक देखें अगर हमारे पास 30 जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास 30 एलिफेंट रिजर्व हैं इंडिया में। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कभी भी किसी भी बेस पे। लाइक वो पूछ लेंगे कि
टाइगर रिजर्व कब बने थे, उसके बाद पूछ लेंगे जिस प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कल बैसाखी गिव रेनफॉल टू, कल बैसाखी जो है वो कहाँ रेनफॉल देती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी गोवा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे कल बैसाखी चलती है, कल बैसाखी की वजह से जो है वो रेनफॉल आती है। सो द रेन ओकर यहाँ पे अगर देखा जाए मार्च, अगर देखा जाए रेन मार्च टू अप्रैल आती है, जिसको हम प्री मॉनसून कहते हैं, जिसको हम प्री मॉनसून भी कहते हैं, ठीक है। सो ये रेनफॉल जो होती है इसको हम कहते हैं कल वैसाखी, ठीक है। और ये कहाँ पे आती है, हमारी वेस्ट बंगाल में आती है। और इसको एंड कॉफ़ी शावर, यहाँ तो कल वैसाखी आती है, और अगर देखा जाए एक आती है कॉफ़ी शावर, कॉफ़ी शावर ये जो हमारी केरला में आती है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए जो ये कल बैसाखी जो है, ठीक है, जो ये जो कल बैसाखी है, कल बैसाखी विंड ये जो ओरिजिनेट करती है अवर बिहार से, बिहार, उसके बाद झारखंड से, फिर और जितने भी हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न ईस्टर्न वर्ड जितने भी हमारे ये जो पड़ते हैं एरियाज़, और उसके बाद ये स्ट्राइक करती है हमारी जो ये कल बैसाखी, एक तो वेस्ट बंगाल पे करेगी, फिर उसके बाद असम पे करेगी, ठीक है ना। सो उसके बाद ये क्या होती है, ओरिजिनेट करती है। तो कल वैसाखी विच विंड जो होती है ये क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और डिस्ट्रक्शन लाती है, लाइटनिंग होती है, बहुत ज़्यादा थंडर होते हैं और हेल स्टॉर्म और रेनफॉल होती है, ठीक है। तो जो कल बैसाखी है वो कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, हमारे ऑप्शन से अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल, सॉरी। सो कल बैसाखी गिव रेनफॉल टू वेस्ट बंगाल में ये आती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द रिट्रीटिंग मानसून गिव रेनफॉल टू, जो रिट्रीटिंग मानसून है वो कहाँ पे, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पे वो जो है रेन देता है। एक हमारे पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो द राइट आंसर अगर देखा जाए रिट्रीटिंग मानसून तो सीधा सीधा तमिलनाडु पे आता है, ठीक है जी। सो तमिलनाडु हमारा आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, अब जब सितंबर होगा ना, विद द रिट्रीटिंग ऑफ द सन टूवर्ड द साउथ जब होगा, द नॉर्थर्न लैंड मास ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट बिगन टू कूल ऑफ रैपिडली, और उसके बाद क्या होगा, जितना भी एयर प्रेशर होगा बिगन टू बिल्ड अवर नॉर्थर्न स्टेट में, इंडियन में हो जाएगा। उसके बाद द इंडियन ओशन और जितने भी उसके एटमॉस्फेयर वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एक हीट को होल्ड कर लेती है, और यही काज करता है कोल्ड विंड टू फ्लो द हिमालय एंड इंडो गंगेटिक प्लेन में जो है ये आते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं टूवर्ड, उसके बाद ये मूव करते हैं टूवर्ड द सोथरन, उसके बाद ये मूव करते हैं कहाँ पे, टूवर्ड्स द सोथरन ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला, और यहीं पे इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, या इसी को हम कहते हैं क्या, रिट्रीटिंग मॉनसून भी हम इसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो रिट्रीटिंग मॉनसून इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। उसके बाद ये क्या करता है, दिस द ट्रेवलिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून फ्रॉम लैंड मास टू द सी लीडिंग टू द रेनफॉल अलोंग द, जितना भी कोरोमंडल कोस्ट होता है वहाँ पे ये क्या करता है, रेनफॉल जो है वो देता है। और जितना भी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है इज कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट, इसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट भी कहते हैं, अक्टूबर हीट भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है वहाँ पे ये क्या करता है, हैवी रेनफॉल करता है दिस सीज़न में, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पे तो ये क्या करेगा, रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से जो है वो रेनफॉल होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस इंडिया में कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए उदगमंडलम, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी चेरापूंजी एंड ऑप्शन डी मानेसवरम।
सो हमारा जो राइट आंसर रहेगा द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जो हमारा रहेगा वो मैनसवरम रहेगा। और ये मैनसवरम कहाँ पे है? हमारा मेघालय में है। मेघालय हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी मैनसवरम। और ये मैनसवरम कहाँ पे है? मेघालय में है। मेघालय में ये है, ठीक है। सो अगर देखा जाए ये एनुअल जितनी भी रेनफॉल है वो कितनी रिसीव करता है? दैट इज अराउंड 11871 mm जो है ये रेनफॉल रिसीव करता है। सो ये जो सिचुएट करता है मेघालय एट द खासी हिल्स जो है वहाँ पे ये सिचुएट करता है। सो द वार्मेस्ट एंड द मोस्ट मॉइस्ट विंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल कन्वर्ज एट दिस प्लेस बाय द माउंटेन के साथ ये करेंगी, तो उसी की वजह से हाईएस्ट रेनफॉल जो होगी इन द वर्ल्ड वो जो होगी वो मैनसवरम में होगी। सो पीपल यूज ग्रास ऑन देयर रूफ टू कवर देयर हट फ्रॉम द रेन, तो उसके ऊपर ये भी कहने को आता है, ठीक है। और यही जो मेघालय है इसको एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी सर्बिक्यूट्स में भी आ सकता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। और जो वेटेस्ट प्लेस है हमारा ये तो मैनसवरम हो गया है। और ये जो है खासी हिल में सिचुएट करता है, ये भी हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज साउथ वेस्ट मॉनसून रीच केरला इन। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो केरला में कब रीच करते हैं? सो ऑप्शन रहेगा एंड ऑफ मई, मिड जून, लास्ट जून, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आंसर ए, दैट इज एंड ऑफ द मई। एंड ऑफ मई में ये जो है रीच करते हैं केरला में। द साउथर्न मोस्ट अराइव साउथ वेस्ट मॉनसून जो करते हैं अराइव करते हैं केरला में इन द लास्ट 3 or 4 डे ऑफ दिस मई, या 4-5 दिन वेरिएशन है जो वहाँ पे स्ट्राइक कर लेते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज साउथ वेस्ट मॉनसून कंट्रीब्यूट टू इंडियाज टोटल रेनफॉल अप टू विच एक्सटेंट। ये तो नहीं है, ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए दैट इज 92, यही इसका आंसर है, ठीक है जी। 90 to 80% रहेगा, 100 तो नहीं रहता, 50 भी नहीं रहता। सो जितनी भी रेनफॉल कवर है 80 to 90% साउथ वेस्ट मॉनसून कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज टोटल रेनफॉल, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास कॉटन, मिल्क, ऑप्शन सी दैट इज वीट, एंड ऑप्शन डी हमारे पास रहेगा राइस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, यहाँ से मिल्क आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑप्शन के बेस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट होता है हमारा, ठीक है ना। और लेकिन ऑप्शन में मिल्क है, आप मिल्क में भी जो है वो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। उसके बाद पल्सिस के लिए ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क अगर ऑप्शन से देखा जाए, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन के बेस पे वो क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश सॉरी करता है, ठीक है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, एक तो मिल्क का हो गया, उसके बाद जूट का हो गया, और उसके बाद पल्सिस का भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। सो इंडिया अगर देखा जाए रैंक सेकंड किस में करता है? सो राइस में सेकंड रैंक है। उसके बाद देखा जाए शुगर केन में इसका रैंक सेकंड है। उसके बाद देखा जाए फ्रूट्स में देखा जाए, कॉटन में देखा जाए, इसका जो है वो रैंक सेकंड फॉल करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क भी है, जूट भी है और पल्सिस भी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया जो है हमारा जो भारत है, इंडिया इमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। ये भी बहुत, हमारा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन जो थे ज्योति आदित्य एम स्केनिया है, उन्होंने ये
कहा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, इनमें से ओर ऑफ एल्युमिनियम कौन सी? ऑप्शन ए रहेगा बॉक्साइट, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन बी सी माइका एंड ऑप्शन डी मैग्नीज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बॉक्साइट। ये हमारा जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम की एक ओर है। इसके बाद अगर देखें और एल्युमिनियम की एक होती है, क्योंकि अगर बॉक्साइट के अलावा भी तो पूछ सकता है ना। सो एल्युमिनियम की एक और जो हमारे पास और जो ओर्स हैं वो कौन कौन सी? एक आ जाती है हमारे पास कोरंडम, ये भी हमारी ओर है, इसको लाइक Al2O3 है। उसके बाद फेल्सफेयर है, ठीक है जी, फेल्सफेयर है, ये भी एल्युमिनियम की ओर है। उसके बाद कायरोलाइट है, ठीक है जी, कायरोलाइट है। उसके बाद एलुनाइट है, ठीक है जी, एलुनाइट है। उसके बाद देख रहे क्याओलिन है, ठीक है जी, काओलिन, ये भी इम्पॉर्टेंट ओर रहती है हमारे बॉक्साइट की। फिर अगर देख लें हम कुछ और डिस्कस करें, लाइक अगर सोडियम की देख लें, ठीक है जी, सोडियम Na, ठीक है, इसकी कौन सी है? इसकी एक तो आ जाए चिली साल्ट पीटर, जिसको हम NaNO3 भी कहते हैं। उसके बाद कॉमन साल्ट एक हमारा आ गया जी NaCl, ठीक है जी। उसके बाद देखें हमारे पास बोरेक्स आ जाती है, इसकी बोरेक्स आ जाती है। उसके बाद अगर हम मैग्नीज़ की कुछ ये जो मैग्नीज़ है इसकी अगर कुछ और के बारे में देख लें, एक तो आ जाती है हमारे पास डोलामाइट, ठीक है। उसके बाद एप्सम सॉल्ट, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है, एप्सम सॉल्ट, ये भी इसकी ओर है। उसके बाद कार्नालाइट एक है, ठीक है जी, कार्नालाइट इसकी एक और है। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इन इंडिया पेट्रोलियम ऑयल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, पेट्रोलियम ऑयल जो था वो पहले कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए निहार कोटिया, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अंकलेश्वर एंड ऑप्शन डी दिग्बोई। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज दिग्बोई जो है वहाँ पे फर्स्ट पेट्रोलियम मिला था। सो दिग्बोई कहाँ पे है? ये असम में है, ये भी आप याद रखें। सो दिग्बोई इन असम इज एन ऑयल टोन, इसको ऑयल टोन भी कहते हैं, दैट कैन बी ट्रेस्ड इन द अर्लियर 18th सेंचुरी में, लाइक ये हुआ था डिस्कवर्ड। और यहाँ पे देखा जाए इट इज़ 100-year old एक्सटेंड ओलिफाइड एंड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है ये, ठीक है, ये भी आप याद रखें। तो दिग्बोई इज़ द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया एंड एशिया में, ये सबसे पहली है। उसके बाद अगर कुछ और देख लें हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज और लोकेशंस अगर पे देख लें, ऑयल रिफाइनरीज पे क्वेश्चन कभी कभी वो पूछते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज कहाँ हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे हैं। सो एक दो चार देख लेते हैं, ठीक है। एक आती है हमारे पास बारमेर रिफाइनरी, तो ये बारमेर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। फिर उसके बाद एक आती है मथुरा रिफाइनरी, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसको भी बैन कर दिया क्योंकि इसकी वजह से जो इसका जो एग्जॉस्ट जो था वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रही थी, ठीक है जी, एसिड रेन हो रही थी, जिसकी वजह से जो ताजमहल था उसके जो जितना भी मार्बल था वो ख़राब हो रहा था, जिसको हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिफाइनरी फ़िलहाल तो बंद कर दी गई है। उसके बाद एक और है मनाली ऑयल रिफाइनरी, ये जो तमिलनाडु चेन्नई में पड़ती है, ठीक है। सो जो पहली इंडियन पेट्रोलियम ऑयल डिस्कवर किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? वो हमारे दिग्बोई असम में किया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच टाइप ऑफ द रॉक इन इंडिया प्रोड्यूस मैग्नीज, कौन सी एक ऐसी इंडियन रॉक है जो मैग्नीज प्रोड्यूस करती है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए गोंदवाना, ऑप्शन बी दरबार, ऑप्शन सी विद्यान, ऑप्शन डी टर्शरी। सो हमारा ऑप्शन बी रहेगा दरबार रॉक्स जो हैं वो मैग्नीज प्रोड्यूस करती हैं। द दरबार रॉक इन इंडिया प्रोड्यूस मैग्नीज और इट इज़ मेनली सेडिमेंट्री होती हैं इन ओरिजिन एंड ओकर इन द नैरो elongated syncline place on the genesis।
ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी. इनमें से पर्ल सिटी कौन सी है. हमारे पास ऑप्शन रहेगा कंडला, टूटिकोम, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी कोची. सो ऑप्शन सी जो है हैदराबाद is known as the pearl city due to increased growing and developing pearl industry of the India and their immense contribution to the economy and the culture of India. It is called as the pearl city कहा जाता है इसको. ठीक है, अब क्यों pearl city कहा जाता है. It due to booming the pearl processing and the trading industry that has been supplying the finest pearl jewelry टू द इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मोर देन 400 ईयर तक ये दे रही है. इसको तभी हम कहते हैं क्या, पर्ल इंडस्ट्री. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज खत्री इज इन राजस्थान फेमस फॉर. जो खत्री है राजस्थान में वो किस लिए फेमस है. ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन बी ए कॉपर, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी लाइमस्टोन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कॉपर. इसको खत्री जो है वो कॉपर कहा जाता है. ये जो खत्री बेल्ट ऑफ राजस्थान है ये है कहाँ पे, राजस्थान इज फेमस फॉर द कॉपर माइनिंग. सो खत्री रीजन इज नोन फॉर द कॉपर सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन ये थी उससे पहले ये इसको कहा जाता था. सो खत्री जो है ये इंपॉर्टेंट रहती है कॉपर के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन द एल्यूवियल साइल फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन द प्लेन इज कॉल्ड. उसको क्या कहा जाता है. ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी बोर एंड ऑप्शन डी लोजिज. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज खादर. इसको खादर कहा जाता है. द ब्रांड न्यू एलुवियल, द ब्रांड न्यू एलुवियल ब्रांड न्यू एलुवियल डिपॉजिट जो होते हैं गंगेटिक रीजन में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खादर कहते हैं. कुछ और पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम देखें एक होता है हमारे पास खादर, ठीक है जी, एक बांगर देख लेते हैं, बांगर, और एक देख लेते हैं हम खादर. ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पड़ता है. सो जो खादर ये जो बांगर होती है, ठीक है, दीज आर द लो प्लेन्स. ये सारे क्या होते हैं, ये सारे लो प्लेन्स होते हैं, लो प्लेन्स होते हैं. और जो बांगर होते हैं दे डिपॉजिट द फ्रेश एलुवियल. ये क्या करते हैं, फ्रेश एलुवियम जो है ये डिपॉजिट करते हैं हर साल. जितने भी हिमालयन रिवर जो आते हैं वो अपने साथ जितने भी एलुवियल द डिपॉजिट ऑफ द फ्रेश एलुवियम एवरी ईयर ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर मेक दिस बेल्ट वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल. इसको मोस्ट फर्टाइल ये रहती है. ठीक है जी, ये बहुत क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर अगर देखेंगे दिस बेल्ट एंड इन खादर. ये जो है ये बेल्ट जितनी भी है ये बेल्ट जितनी भी है ये खादर में एंड करती है. और दिस बेल्ट स्टार्ट आफ्टर टेराई. ये जो बेल्ट है ये कहाँ से स्टार्ट करती है, टेराई से. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, ये जो कंपोजिशन ऑफ अगर बांगर देखेंगे, अगर हम कंपोजिशन ऑफ बांगर देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ओल्ड एलुवियम. ओल्ड एलुवियम इसको हम बोलेंगे. ठीक है, और जो हमारे पास खादर होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यू एलुवियम बोलेंगे. ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो द इट इज दिस बोथ द खादर एंड द बांगर इट इज कंपोज्ड ऑफ बांगर दैट इज द ओल्ड एल्यूमिन, खादर दैट इज अ न्यू एल्यूमिन इन द रिवर बेड्स. जितने भी रिवर बेड्स होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है. ठीक है, उसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास बहाबर. ठीक है ना. सो ये एक पोरस ग्रेवल रिडन प्लेन होता है एट द फुट हिल ऑफ द शिवालिक्स. ठीक है जी, एट द फुट हिल ऑफ शिवालिक्स, एट द फुट हिल ऑफ शिवालिक्स होता है. और उसके बाद अगर ये भाबर है इसके साथ एक और होता है टेराई. सो ये टेराई क्या होता है, दैट इज डैम्प
थिंक फॉरेस्ट एरिया वेयर बाबर स्ट्रीम रीअपियर, जहाँ पे ये रीअपियर करती है वहाँ पे ये होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। टेराई एक्चुअल में देखा जाए अगर तो ये क्या होता है, इज़ अ ब्रॉड लॉन्ग जोन ऑफ द बाबर, लॉन्ग जोन ऑफ द साउथ ऑफ द बाबर प्लेन है, और जो ये जो टेराई है ये वहाँ पाया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ मेरे माइंड पे स्ट्राइक कर रही है, जितना भी द वास्ट प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया आर एलुवियल इन नेचर, जितना भी नॉर्थ प्लेन है इंडिया का वो सारा एलुवियल है इन नेचर, एंड द वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट, और जितना भी वेस्टर्न पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वो डेजर्ट से ऑक्युपाई है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो लेक्चर जो था वो बनाया था इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे आपने देखा होगा, उसमें जितने भी ड्रेनेज हैं उसके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है डीप में वहाँ पे पढ़ाया था, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं उन पार्ट में से भी ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं। सो आई थिंक वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो लेक्चर आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन तक पहुँचे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोरल भी बिल्ड रहे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है बढ़ना है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।